करते हो मोल भाव और उसे ही प्यार समझते हो। बहुत चोट खाया अजीब इंसान हो यार, अजीब इंसान हो यार, रिश्तों को भी व्यापार समझते हो। करते हो मोल भाव और उसे ही प्यार समझते हो। अजीब इंसान हो यार, रिश्तों को भी व्यापार समझते हो। बड़ा अच्छा अब तो लगा था। खोजना पड़ेगा तो भाई हमको, गजल कहाँ थी, रुकिए देखते हैं एक मिनट। हालांकि मैं बता दूं गुड्डू ओझा जी, जिस तरह इन्होंने सुनाया, अभी आपने कविता देखा, कविता इन्होंने पढ़ा, कहीं ना कहीं दर्द तो झलक रहा था। किस तरह का व्यापार इनके मोहब्बत में हो गया। इनकी लेखनी बता रही है कि जैसे कि भैया ने शुक्रगुजार हूँ दिल्ली, एक व्यंग्यात्मक कविता इन्होंने लिखा है। इसी तरह कहीं ना कहीं कवि का घायल दिल ये बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दिल को बहुत चोट पहुँचा है। और किसी ने इसी तरह अब खैर बहुत अच्छी लेखनी है इनकी। आइए हम सुनते हैं और भी इनसे जी। देखिए, जरूरी नहीं कि चोट खाया इंसान ही कुछ लिखे, वो आपके चोट को भी महसूस करता है। जो कवि का भोजपुरी में एक कहावत है कि मने कौआ या कौवी जहाँ मने घावाहिल जगह होला वही चोंच मारेला, जहाँ भेटाए लायक हो। खैर सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, दर्शक समझ रहे हैं, आप आगे पढ़िए। बंद हिस्से को जिंदगी के सब नीलाम कर दिया, वाह वाह। तेरे इश्क ने हमें यूं बदनाम कर दिया, तेरे इश्क ने हमें यूं बदनाम कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बहुत एक शब्द है संरक्षण। तो विलुप्त होती धरोहरों का संरक्षण की जवाबदेही एक समाज के प्रबुद्ध लोगों को ही होता है। कभी भी उंगली गांव के किसी किसान पर नहीं उठेगी, किसी आम आदमी पर नहीं उठेगी। लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा, कुछ खास लोगों का इतिहास जरूर लिखा जाएगा कि आप सक्षम थे तब आपने क्या किया, क्यों आपने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते थे। माँ मांगेगी दूध का कर्ज, बहन राखी का उधार, भाई हक मांगेगा, पिता प्रत्यंचा से तने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। पत्नी मेरे मर्द होने पर ताने मारेगी, महीने के अंत में जब मेरी तनख्वाह गिनेगी। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। उसे मेरी गाढ़ी कमाई से बास आएगी, जवान बेटी को सामने कर कहेगी, अब भी चेतो कल ब्याहने होंगे। कोई भी रिश्ते आत्मीय नहीं। कितने सुंदर तरीके से भैया की लेखनी को मानना पड़ेगा। शानदार लेखनी है भैया, बहुत ही अच्छा आपने लिखा। और ये तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है। माँ मांगेगी दूध का कर्ज, बहन राखी का उधार, भाई हक मांगेगा, पिता प्रत्यंचा से तने होंगे, कोई रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। पत्नी मेरे मर्द होने पर ताने मारेगी, महीने के अंत में जब मेरी तनख्वाह गिनेगी। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। उसे मेरी गाढ़ी कमाई से बास आएगी, जवान बेटी को सामने कर कहेगी, अब भी चेतो कल ब्याहने होंगे। कोई भी रिश्ते आत्मीय नहीं होंगे। वाह क्या बात है, दिल को छू गया। बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है आपको। तो ये हैं, मैं आपको बता दूं कि संतोष श्रेयांश और बहुत ही अच्छे कवि हैं। इनकी लेखनी तो आपने देखा ही, सुना भी। और शुक्रगुजार हूँ दिल्ली भी आपने देख ही लिया कि कैसे शुक्रगुजार हूँ दिल्ली। तो आइए, शुक्रगुजार हूँ दिल्ली तो शुक्रगुजार हूँ आरा। आरा में भी हमारे एक से एक लाल है, जैसे कि संतोष श्रेयांश भैया हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं। धीरे धीरे उन कवियों का नाम धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन तमाम नई पीढ़ी, जितने भी लोग हैं, जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, तमाम लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि बचाइए, ये हमारी धरोहर है, इनको मिटने न दें, इनको विलुप्त होने न दें, इनको बचाना होगा। क्योंकि यही हमारे आरा की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, ये हमारे आरा के गौरव हैं, शान है। इसी बीच में आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं गुड्डू ओझा जी। हालांकि इनका नाम राकेश ओझा है, लेकिन गुड्डू ओझा के नाम से सब लोग इनको जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को दूसरे रूप से हम एक परिचय कराना चाहूँगा। इनकी एक बेटी है आकांक्षा, जिसको आकांक्षा गुड्डू ओझा के नाम से लोग जानते हैं। बहुत ही अच्छा गाती है, और आप लोग निश्चित तौर से आकांक्षा को कहीं ना कहीं आप सुने ही होंगे, बहुत अच्छी गाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे तो पहले ही दिख गया था। जब मैं पहली बार आकांक्षा का इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने पूछा था कि कहीं ना कहीं ये जेनेटिक तो होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप के जो
चीज़ होते हैं वो बच्चों में दिखते हैं, हाँ, विरासत में मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छे कवि है और इनकी लेखनी इतनी शानदार है, हम तो कायल है भाई। कल ये कविता कह रहे थे, इतना बढ़िया कविता पढ़ रहे थे कल पटना में, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे इन्होंने लिखा है, लेकिन कुछ चंद लाइन। सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे जी हैं? नमस्कार। समृद्धि न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार, प्रणाम। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूंकि निश्चित तौर से एकाएक मन में आपका हुआ कि नहीं मुझे कविता लिखनी चाहिए, कविता पढ़नी चाहिए, और आपने लिखना इस तरह स्टार्ट किया कि लगातार बहुत सारे कविता आपने लिख दिया और इतना शानदार तरीका से, ऐसे ऐसे शब्द है, कैसे कहाँ से ये सब लाते हैं, कैसे आपने कर लिया? देखिए लिखना मैं ये नहीं कह सकता कि एकाएक स्टार्ट हुआ है। लिखना तो मैं समझता हूँ कि लगभग 30 वर्षों से लिख रहे हैं। लेकिन वो होता है ना कि इंट्रोवर्ट टाइप का, अपने लिए लिखते थे, खुद सुनते थे, खुद पढ़ते थे। वो एक कोई जगह नहीं मिल रही थी, किसी से उस तरह से इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी। फिर मैंने बड़े भैया संतोष जी या ऐसे जो भी हमारे अरुण भैया हैं, हमारे पर्दे के पीछे के जो रोल प्ले करने वाले हैं, कृष्णेंदु भैया हैं, इन लोगों से, छोटा भाई एक प्रेम है, प्रेम सागर पांडे, इन सब लोगों से इंस्पिरेशन लेते लेते कुछ आत्मबल बढ़ा कि मुझे भी लगा कि कुछ लिखना तो है, साथ साथ कुछ पढ़ना भी सीख जाए। तो मैंने कोशिश की और बस आपके सामने है। क्या सुनाएंगे आज हमारे दर्शकों को? चूंकि देखिए काफ़ी देर से आपके इंतजार में है, संतोष श्रेयांश भैया तब से पढ़ रहे थे और लोग इस इंतजार में थे कि गुड्डू ओझा जी का कब बारी आएगा। तो जानना चाहेंगे आज क्या सुनाने वाले? अगर किसी माँ से पूछें कि उसके ढेर सारे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, पूछें कि कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है, तो बड़ी मुश्किल सवाल होगा कि उसे कौन सा बच्चा प्यारा है। उसको तो सब बच्चे प्यारे हैं। तो जो हमने लिखा है वो सब अच्छा है मेरी नज़रों में। अब काव्य की कसौटी पे, साहित्य की कसौटी पे जब गुणी लोग कसेंगे, वो पैरामीटर जो होता है उसको लेकर के मापेंगे, मैं कहाँ तक सफल हूँ ये तो समय बताएगा, हमारे आदरणीय गुरुजन लोग बताएंगे। लेकिन मैं एक दो मुक्तक और एक अपनी बड़ी बहन को समर्पित एक रचना है जिसका शीर्षक मैंने दीदी दिया है, दीदी वही सुनाएंगे। लेकिन एक दो मुक्तक पहले कह लेते हैं थोड़ा सा, चूँकि संतोष भैया की कलम की जो धार है और लेखन शैली जो है वो इतनी उत्कृष्ट है कि वहाँ तक तो मैं ईश्वर करें कि मैं उनके पैर के पीछे ही पीछे चलता हुआ अगर कुछ कदम भी साथ चल दूं तो लगता है कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शुक्रगुजार हूँ, दिल्ली की तरह व्यंग नहीं ना कर रहे? नहीं, ये आप सोच सकते हैं। पत्रकार हैं आप लोग, बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं ना भाई, तो आप लोग कुछ भी भैया एनीवे गुड्डू जी की विधा अलग है जी, तो निश्चित गुड्डू जी की अलग विधा है और अपने विधा में वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं जी बिल्कुल वो उनका बड़प्पन है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, थैंक यू जी। थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं, चूँकि शुक्रगुजार हूँ दिल्ली की जो पंक्तियाँ, फिर उसके बाद रिश्तों के प्रति जो उनका एक माइनॉटली ऑब्जर्वेशन रहा, इन दोनों चीज़ों से थोड़ा सा बाहर उस ऑरा से निकाल रहे हैं आप लोगों को, हल्की फुल्की एक दो बातें कह के। तराने मोहब्बत के अब भी तरन्नुम में गाते हैं, तराने मोहब्बत के अब भी तरन्नुम में गाते हैं, कल इंसानों में गाते थे आज जहन्नुम में गाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। कल इंसानों में गाते थे आज जहन्नुम में गाते हैं। तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, शायद ये तुम्हारी फितरत है। गौर फरमाएंगे आप लोग, तुम बेवफा हो शायद ये तुम्हारी फितरत है, हम अब भी वफा के गीत तबस्सुम में गा रहे हैं, हम अब भी वफा के गीत तबस्सुम में गा रहे हैं। रिश्तों के प्रति चूंकि भैया ने जो कहा, थोड़ा सा उसमें हम अपने अंदाज में कुछ बातें कहना चाहेंगे। करते हो मोल भाव, करते हो मोल भाव और उसे ही प्यार समझते हो। बहुत चोट खाया अजीब इंसान हो यार, अजीब इंसान हो यार, रिश्तों को भी व्यापार समझते हो। करते हो मोल भाव और उसे ही प्यार समझते हो, अजीब इंसान हो यार, रिश्तों को भी व्यापार समझते हो। बेबसी के आंसू तब बरबस ही आंखों से छलक ही जाते हैं। जब भैया ने जैसे कहा कि रिश्ते
रिश्तों के विषय में जो उन्होंने कहा, बेबसी के आंसू कब छलकते हैं? जब उन रिश्तों की जो मिठास है, जो कशिश है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती है। तो बेबसी के आंसू तब बरबस ही आंखों से छलक ही जाते हैं। कर्तव्य तो याद नहीं, दिए दर्द को ही उपहार समझते हो। अजीब इंसान हो यार, रिश्तों को भी व्यापार समझते हो। क्या बात, बहुत सुंदर। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सीधे अपनी कविता के साथ जोड़ दूँ, इसलिए कि आप बहुत बढ़िया एक गजल भी गा रहे थे नहीं, थोड़ी देर गजल पहले, कुछ गुनगुना रहे थे, बड़ा अच्छा अब लगा तो था। खोजना पड़ेगा तो भाई हमको, गजल कहाँ थी, रुकिए देखते हैं एक मिनट। हालांकि मैं बता दूं, गुड्डू ओझा जी, जिस तरह इन्होंने सुनाया, अभी आपने कविता देखा, कविता इन्होंने पढ़ा, कहीं ना कहीं दर्द तो झलक रहा था। किस तरह का व्यापार इनके मोहब्बत में हो गया। इनकी लेखनी बता रही है कि जैसे कि भैया ने शुक्रगुजार हूँ दिल्ली, एक व्यंग्यात्मक कविता इन्होंने लिखा है। इसी तरह कहीं ना कहीं कवि का घायल दिल ये बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दिल को बहुत चोट पहुँचा है। और किसी ने इसी तरह, अब खैर बहुत अच्छी लेखनी है इनकी। आइए हम सुनते हैं और भी इनसे जी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि चोट खाया इंसान ही कुछ लिखे, वो आपके चोट को भी महसूस करता है। जो कवि का भोजपुरी में एक कहावत है कि मने कौआ या कौवी जहाँ मने घावाहिल जगह होला वही चोंच मारेला, जहाँ भेटाए लायक हो। खैर सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, दर्शक समझ रहे हैं, आप आगे पढ़िए। चलिए ठीक है, मैं समझने वाला खुद समझ जाएगा ये किसके दिल का दर्द है। बंद हिस्से को जिंदगी के सब नीलाम कर दिया, वाह वाह। तेरे इश्क ने हमें यूं बदनाम कर दिया, तेरे इश्क ने हमें यूं बदनाम कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बहुत सुंदर। तसव्वुर में तेरा आना तो यूं इत्तेफाक तो न था, तसव्वुर में तेरा आना यूं इत्तेफाक तो न था, तेरे मिलने से पहले मैं यूं बेबाक तो न था, बस पोशीदा हो के मेरा एहतराम कर दिया, पोशीदा हो के मेरा एहतराम कर दिया, तेरे इश्क ने हमें यूं बदनाम कर दिया। अगली 4 पंक्तियां हैं जहां वो दिल टूटा आप जैसा आशिक पूछ रहा है कि अब तुम कहो कि मैं क्या करूं। जी जी, वो तो दिख रहा है, आपके जैसा दिख रहा है। तुम ही कह दो भला तेरे जानिब मैं क्या लिखूं, क्या बात है। स्याही खत्म कलम की कैसे हरफे बयां लिखूं, मरने का मेरे तूने, मरने का मेरे तूने मुकम्मल इंतजाम कर दिया, क्या बात, तेरे इश्क ने हमें यूं बदनाम कर दिया। अब है 2 और, लेकिन एक ही सुनाएंगे आपको। खामोश तबीयत से जिंदगी बसर कर रहा था, हल्का है, बहुत सुंदर। खामोश तबीयत से जिंदगी बसर कर रहा था, यकीन मानो बस मोहब्बत की कदर कर रहा था, उठती गिरती तेरी पलकों से, तेरी उठती गिरती पलकों ने कत्लेआम कर दिया, तेरे इश्क ने हमें यूं
बदनाम कर दिया। क्या बात है, तेरे इश्क ने मुझे यूं ही बदनाम कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं चोटिल प्रेमी तो लग रहे हैं भाई, चोट खाए हुए प्रेमी लग रहे हैं इसके। जी लेकिन जी। देखिए कवि की एक सबसे बड़ी खासियत है हाँ। कि उस चोट को भी मुस्कुरा के बयान कर मुस्कुरा के बयान कर दी। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कैमरे के पीछे डायरेक्शन दे रहे हैं कृष्णेंदु भैया हैं, जो कि डायरेक्टर के रोल में अभी हैं, जो कि कैमरामैन को बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो कविता पढ़ रहे थे गुड्डू ओझा जी, एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद है और हमेशा से ही शुरू से ही बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करते थे। लेकिन इनके अंदर का जो हेजिटेशन है ये नहीं ख़त्म हो रहा था कि नहीं मुझे कविता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह का इस तरह का माहौल मिल जाता है, कवियों का माहौल मिल गया और एक गुनगुनाए स्टार्ट कर दिए और ऐसा गुनगुनाए कि सारे लोगों को दीवाना कर दिया। खुद तो धोखा खाए लेकिन लोगों को दीवाना बना दिए। चलिए बहुत सुंदर लगा। क्या कहेंगे आप, चूँकि निश्चित तौर से जिस तरह का आरा का जो स्थिति बना हुआ है, आरा में बहुत सारे कवि हैं, जैसे कि भैया के माध्यम से मुझे पता चला कि काफ़ी कवि है आरा में, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जानता नहीं है, कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं कवि। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए एक शब्द है संरक्षण, तो विलुप्त होती धरोहरों का संरक्षण की जवाबदेही एक समाज के प्रबुद्ध लोगों को ही होता है। कभी भी उंगली गांव के किसी किसान पर नहीं उठेगी, किसी आम आदमी पर नहीं उठेगी, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा, कुछ खास लोगों का इतिहास जरूर लिखा जाएगा कि आप सक्षम थे तब आपने क्या किया, क्यों आपने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते थे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आरा की यदि बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे धरोहर हैं जिनको बचाना होगा और ये तमाम युवा पीढ़ी की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे ऐसे पूंजीपति लोग हैं आरा शहर में, लेकिन ये तमाम धरोहर मिटते जा रहे हैं। बहुत सारे रंगकर्मी हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं, हॉकी वॉलीबॉल खेलने वाले लोग हैं, कवि लोग हैं, सिंगर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो तमाम प्रतिभा छिपते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। ये जो आरा है जिस खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। ये जितने भी प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आरा खूबसूरत कैसे बने। दो लाइन मैं कहना चाहूँगा इस पे कि कैसे बेदर्द लोग हो, कैसे बेदर्द लोग हो जो इस कविता, जो मरणासन्न स्थिति में साहित्य है आरा का, ये वही धरती है जहाँ इतिहास में अनेकों नाम दर्ज हैं साहित्य के क्षेत्र में, और आज साहित्य का एक अंग कविता मरणासन्न स्थिति में कराह रही है और उसका दर्द किसी को नहीं दिखता। हाय रे ये समाज और समाज के प्रबुद्ध लोग, बड़े लोग, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से कि आरा के रंगमंच को, आरा के साहित्य को बचाने में अपनी सकारात्मक भूमिका आगे बढ़कर निभाने का प्रयास करें। सत सत प्रणाम है आप लोगों की। अगर मेरी गुजारिश आप तक पहुंचे तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर कोई एक पहल करें आप लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर से हमें जहाँ तक लगता है कि तमाम जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, या फिर मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो आरा का स्थापना दिवस मना था, अभी भोजपुर स्थापना दिवस मना था, उसमें ये तमाम प्रतिभाओं को गुम कर दिया गया था। किसी एक व्यक्ति के जिम्मे ये भार दे दिया जाए, ऐसे नहीं होता है। चुनना पड़ेगा आपको और देखना होगा कि हमारे इस भोजपुर में कैसे कैसे प्रतिभावान लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने महत्व देना, अपनी स्थानीयता को भी महत्व देना पड़ेगा। जो अपने संस्कृति कर्मी हैं, बाहर से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कभी आते हैं, लेकिन भोजपुर में बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है जो कि तरस के रह गई कि मुझे वो मंच मिलता। आखिर क्यों हमारी प्रतिभा को खत्म किया जा रहा है?